कमला बहुत ही चालाक नौकरानी थी। वो जिस घर में भी जाती उस घर की खुशियों में आग लगा देती थी। फिर कुछ दिनों के बाद कमला को सरिता नाम की एक महिला के घर काम मिल जाता है। सरिता की दोनों बहुएं बहुत ही सीधी सादी थी। दोनों बहुओं में खूब आपसी प्रेम भी था। ये देखकर कमला को बहुत जलन होती है। पहला ऐसा घर देख रही हूँ जहाँ जेठानी देवरानी मिलकर रहते हैं। अरे जिस घर में लड़ाई झगड़ा ना हो वहाँ काम करने में मज़ा ही क्या आता है। अब मुझे इन दोनों के बीच में आग लगानी पड़ेगी। फिर एक दिन सरिता की छोटी बहू दिव्या कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी कमला झाड़ू लगाते हुए उसके कमरे में दाखिल होती है। क्या बात है मैडम, आज तो आप बड़ी सुंदर लग रही हो। सच में आप किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। अब रहने भी दे, इतनी भी ज़्यादा तारीफ मत कर मेरी। अरे मैडम, मैं तो हमेशा से सच बोलती हूँ, लेकिन इस घर में ऐसे भी लोग हैं जो आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सोचते। कौन है जो मेरी बुराई करता है? अब क्या बताऊँ मैं, कल ही की बात ले लो। आपकी जेठानी पिंकी ने मुझे समोसे बनाने को कहा था। मैंने इनसे कहा थोड़े से समोसे दिव्या मैम साहब को भी दे दीजिए, लेकिन उन्होंने तो आपकी बुराई की और कहा कि आप तो मोटी भैंस हो, समोसे खाकर और मोटी हो जाओगी। और उसके बाद न जाने वो क्यों जोर जोर से हंसने लगी। नहीं नहीं दीदी, मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल सकती। मैम साहब, आप ना बहुत भोली हो। भला किसी के मुंह पर किसी की बुराई करता है क्या कोई? बुराई तो पीठ पीछे ही की जाती है। आप ना थोड़ी चालाक बनिए, वरना पिंकी मैम साहब के लक्षण मुझे ठीक नहीं लगते। ऐसा ना हो कि एक दिन वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के आपको घर से बाहर निकाल दे। इसके बाद कमला झाड़ू लगाते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। कमला की गई बातें दिव्या के दिमाग में घूमने लगती हैं। फिर उस शाम कमला साफ सफाई के बहाने पिंकी के कमरे में पहुंच जाती है और दिव्या के खिलाफ इसके कान भरने लगती है। इस तरह कमला कुछ ही दिनों में उन दोनों देवरानी जेठानी के बीच में नफरत की दीवार खड़ी कर देती है। फिर एक दिन, पिंकी मैम साहब, अचानक मेरे घर पर ना मेहमान आ गए हैं। मेरे घर पर राशन खत्म हो गया है। क्या मैं आपके घर से अनाज ले जा सकती हूँ? आप इस घर के बड़ी बहू है ना, आप जो कहोगे इस घर में वही होगा, इसीलिए मैं आपसे परमिशन लेने आई थी। अपनी तारीफ सुनकर पिंकी हो जाती है खुश। हाँ हाँ, तो सही कहा तूने, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। यहाँ सिर्फ मेरी ही मर्जी चलेगी। तुझे जितना अनाज लेकर जाना है तो ले जा। ये सुनकर कमला बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो दिव्या के कमरे में जाती है। मैम साहब, आज ना मेरे घर पे बहुत सारे मेहमान आए हैं। मेरे पास कोई भी अच्छी साड़ी नहीं है पहनने को, तो मैं सोच रही थी कि पिंकी मैम साहब से साड़ी ले लूं। लेकिन फिर मेरे को ख्याल आया कि इस घर में तो सबसे अक्लमंद और दयालु आप हैं, इसलिए मैं मदद मांगने आपके पास आई हूँ। दिव्या भी कमला की चिकनी चुभड़ी बातों में आ जाती है और उसे अपनी महंगी साड़ी दे देती है। इसके बाद हमेशा कमला दोनों बहुओं को अपनी बातों के मीठे जाल में फंसाकर उनसे तरह तरह की चीजें लेने लगती है। फिर एक दिन पिंकी का पति राजीव घर के खर्चे का हिसाब कर रहा था। अरे ये क्या पिंकी, इस महीने राशन पर हमारे दुगने पैसे खर्च हो गए। आखिर इतना खाना कौन खा जाता है? पिंकी राजीव को कमला के बारे में नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि कमला की नज़रों में वो महान बनी रहना चाहती थी। इसीलिए वो बात को गोलमोल कर देती है। इसी शाम दिव्या अपने पति राहुल से अपने लिए नई साड़ियाँ खरीदने को कहती है। अरे ये सब क्या दिव्या, पिछले महीने ही तो तुमने ढेर सारी साड़ियाँ खरीदी थी। तुम्हारे पास तो अलमारी भर के साड़ियाँ थी, आखिर तुम्हारी साड़ियाँ गई कहाँ? कमला ने दिव्या की भी बड़ाई करके उसे चने के चार पर चढ़ा रखा था। इसीलिए वो अपनी झूठी शान बरकरार रखने के लिए अपने पति राहुल से झूठ कह देती है कि उसकी सारी साड़ियाँ चूहे कुतर गए।
इसीलिए वह सारी साड़ियाँ उसे फेंक देना पड़ी। इस तरह कमला अपने शातिर दिमाग के जरिए दोनों बहुओं को बेवकूफ़ बनाकर खूब फायदा उठा रही थी। फिर एक दिन सरिता एक कारपेंटर को घर बुलाती है। सरिता उसे पिंकी के कमरे में ले जाती है। देखो भैया, सारा घर अच्छी तरह देख लो। मुझे यहाँ पर एक महाराजा बेड चाहिए और उस कोने पर सुंदर सी अलमारी चाहिए, और हाँ, यहाँ एक अच्छा सा ड्रेसिंग टेबल भी बना देना। क्या बात है बुढ़िया की, अपनी बड़ी बहू के ऊपर तो खूब खर्चा कर रही है। अभी मजा चखाती है बुढ़िया को। उसके बाद कमला जल्दी से दिव्या के कमरे में पहुंच जाती है और उसे भड़काना शुरू कर देती है। अच्छा, तो ये बात है, आज मैं मम्मी जी को नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद दिव्या गुस्से में पिंकी के कमरे में पहुंच जाती है। ये सब क्या है मम्मी जी? आप दीदी के लिए इतना खर्चा कर रही हो। आखिर मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। आप मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रही? अरे बहू, अचानक तुझे क्या हो गया? इस कमरे से निकलने के बाद मैं तेरे ही कमरे में आने वाली थी। अरे रहने दीजिए मम्मी जी, वो तो मैं यहाँ पर आ गई इसलिए बातें बना रही हैं। अगर आप इतनी ही ईमानदार होती तो हम दोनों बहुओं को मिलाकर हमारे से पूछ लेती कि हमारी क्या पसंद है। आपको तो सिर्फ अपनी बड़ी बहू से प्यार है। ए दिव्या, तू बेवजह ही बखेड़ा खड़ा कर रही है। चल जा यहाँ से, बेकार में मेरा दिमाग मत खराब कर। तू होती कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाली? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तू मम्मी जी की चमची है, इन्हें बहला फुसला कर अपना काम निकलवाती है। ये सुनकर पिंकी अपना आपा खो बैठती है और बगल में पड़ा डंडा उठा लेती है। हाँ, अब बोल, क्या बोल रही थी? अरे ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो? भगवान के लिए मेरे घर में कोई तमाशा मत करो बहुओं। मैंने कह दिया ना कि दिव्या बहू तेरे कमरे में भी अलमारी और बेड बनेगा। अब चल यहाँ से। इसके बाद सरिता दिव्या को लेकर वहां से चली जाती है। ये देखकर कमला मुंह बना लेती है। धत तेरी की, इस बुढ़िया ने तो मजा ही खराब कर दिया। फिर एक रात सरिता अपनी किसी सहेली के घर से लौट रही थी। अचानक उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई रिक्शा या टैक्सी भी नहीं दिखाई देता। सरिता फ़ोन करके अपने बड़े बेटे को वहां आने के लिए कहती है। तभी सरिता को ख्याल आता है कि पास ही में कमला का घर है। सरिता वक्त बिताने के लिए कमला के घर पहुंच जाती है, लेकिन सरिता जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है तभी कमला के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अरे कमला, तेरा दिमाग तो बहुत ही तेज है। तूने दोनों बहुओं को बेवकूफ़ बनाकर इनसे खूब माल लूटा है। अरे तो देखती जा, धीरे धीरे मैं क्या करती हूँ। हे भगवान, इस कमला को मैं भोली भाली से नौकरानी समझ रही थी, ये तो बहुत ही चालाक निकले। इसके बाद सरिता चुपचाप घर वापस चली जाती है। अगले दिन जब कमला सरिता के घर पहुंचती है तो सरिता के घर पर एक दूसरी नौकरानी काम कर रही होती है। कमला, हमने नौकरानी दूसरी रख ली है। ये मेरे गांव की लड़की है, तेरी तरह बेईमान नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? अरे आखिर हुआ क्या है? कल रात जब तू अपनी सहेली के साथ बहुत ठट्ठे मार मार के हंस रही थी और अपनी बड़ाई कर रही थी, तब मैंने तेरी सारी बातें सुन ली थी। बस फिर क्या था, सुनते ही कमला की नज़र शर्म से झुक जाती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से उल्टे पांव लौट जाती है। कमला के जाने के बाद सरिता की दोनों बहुओं का व्यवहार ठीक हो जाता है और वो दोनों पहले की तरह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं।